पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद राज्य के प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां ने मोहम्मद बिन तुगलक के अवयस्क भांजे को मोहम्मद का दत्तक पुत्र घोषित करके उसे सुल्तान बना दिया। किंतु सल्तनत के अमीरों ने मोहम्मद के 42 वर्षीय चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नया सुल्तान मनोनीत किया। इस पर फिरोज तुगलक ने प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां तथा उसके द्वारा घोषित अवयस्क सुल्तान की हत्या करवा दी तथा असंतुष्ट मुल्ला मौलवियों पर धन की बरसात करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। फिरोज शाह का खजाना खाली था, फिर भी उसने बचे खुचे खजाने को असंतुष्ट लोगों पर लुटाकर सल्तनत में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों तथा उलेमाओं से परामर्श और सहायता लेकर शासन करना आरंभ किया। फिरोज तुगलक इस्लाम में दृढ़ आस्था रखता था, इसलिए उसने इस्लाम आधारित शासन का संचालन किया। इससे अमीर एवं उलेमा सुल्तान से संतुष्ट रहने लगे, किंतु इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि फिरोज तुगलक कुछ ही दिनों में उलेमाओं के हाथों की कठपुतली बन गया। फिरोज तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसने न्याय व्यवस्था कुरान के नियमों के आधार पर स्थापित की। वह अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता था, परंतु उसने दंड विधान की कठोरता को हटा दिया और अंग भंग करने के दंड पर रोक लगा दी। उसके राज्य में काजियों द्वारा प्राण दंड भी बहुत कम दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने उन समस्त 24 करों को हटा दिया जिनसे प्रजा को कष्ट होता था। उसने कुरान के नियमानुसार जनता पर खिराज, जकात, जजिया तथा खाम नामक 4 कर जारी रखे। सुल्तान की सेना को युद्ध में मिला लूट का सामान सेना तथा सुल्तान में फिर से उसी अनुपात में बंटने लगा जैसे कुरान द्वारा निश्चित किया गया है, अर्थात 20% सुल्तान को और 80% भाग सेना को। सुल्तान की इस नीति का अच्छा परिणाम हुआ। सेना, व्यापार तथा कृषि हर क्षेत्र में उन्नति हुई। वस्तुओं के मूल्य कम हो गए और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। सुल्तान की आय में भी वृद्धि हो गई और सुल्तान के पास फिर से धन एकत्रित हो गया। सुल्तान फिरोज तुगलक की उदारता के कारण कई बार दंड के भागी लोग भी दंड पाने से बच जाते थे और शरीयत के नियमों के अनुसार न्याय किया जाता था। मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था। फिरोज तुगलक के काल में न्याय उतना पक्षपातपूर्ण तथा कठोर नहीं था जितना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। दिल्ली सल्तनत के शासन को सुचारू रीति से संचालित करने के लिए फिरोज तुगलक ने योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्तियां की। उसने मलिक मकबूल को सुल्तान के नायब अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की। मलिक मकबूल वस्तुतः तेलंगाना का रहने वाला ब्राह्मण था तथा उसने कुछ ही दिनों पहले इस्लाम स्वीकार किया था। मलिक मकबूल ने जीवन भर फिरोज के प्रति वफादारी का प्रदर्शन किया, जिसके कारण फिरोज तुगलक को शासन चलाने में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। सल्तनत में भूमि कर की समुचित व्यवस्था करने के लिए फिरोज तुगलक ने ख्वाजा निजामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया। सुल्तान ने मलिक गाजी नामक एक तुर्की अमीर को नायब आरिज के पद पर नियुक्त करके सेना के संगठन का कार्य सौंपा। मलिक गाजी शहना को सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य दिया। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने शासन को सुचारू रीति से संचालित करने का प्रयास किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के तख्त पर अपने अधिकार को पुष्ट बनाने के लिए स्वयं को खलीफा का नायब घोषित कर दिया। फिरोज तुगलक ने
खुतबे तथा मुद्राओं में खलीफा के नाम के साथ साथ अपना नाम भी खुदवाया। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से सनद प्राप्त किए बिना ही खलीफा का नाम खुतबे में लिखवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। फिरोज तुगलक में उच्च कोटि की धार्मिक कट्टरता थी। चूंकि उलेमाओं के अनुरोध पर वह तख्त पर बैठा था, इसलिए वह समस्त कार्य उनकी सहायता तथा परामर्श से करता था। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने इस्लाम आधारित शासन की स्थापना की। उसके शासन में हिंदुओं की स्थिति वैसी ही रही तथा मुसलमानों को न्याय एवं भू राजस्व आदि में मिलने वाली रियायतें उसी प्रकार मिलती रहीं। श्री राम शर्मा ने लिखा है, फिरोज न तो अशोक था न अकबर, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था, वरन वह औरंगजेब की भांति कट्टरपंथी था। फिरोज तुगलक की शासन नीति का एक मुखौटा यह भी था कि वह विरोधी तत्वों को संतुष्ट रखने के लिए अमीरों एवं मुल्ला मौलवियों से सलाह लेने का दिखावा करता था, किंतु वास्तविकता यह थी कि अन्य मध्यकालीन मुसलमान शासकों की भांति फिरोज का शासन भी स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश था। वह मुल्ला मौलवियों के कहने से ऐसे आदेश देता था जिससे हिंदू जनता पर अत्याचार होते थे और मुल्ला मौलवी संतुष्ट होते थे, किंतु अन्य नीतिगत मामलों में सुल्तान सभी निर्णय स्वयं करता था। वह अकेला ही राज्य की सर्वोच्च शक्तियों का स्वामी था और वही प्रधान सेनापति भी। सुल्तान के नीचे उसका प्रधानमंत्री था जो सुल्तान को महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श देता था। फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल योग्य व्यक्ति था। वह सुल्तान के साथ युद्ध स्थल में जाता था और कभी कभी सुल्तान की अनुपस्थिति में दिल्ली के शासन का भार उसी के ऊपर रहता था। महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह लेने के लिए सुल्तान फिरोज तुगलक दरबार का आयोजन करता था तथा अमीरों से परामर्श लेता था। अब तक के सुल्तान राजकोष की पूर्ति जनता पर कर बढ़ाकर तथा हिंदू राज्यों को लूटकर करते थे, जिनके कारण कर इतने अधिक बढ़ाए जा चुके थे कि उन्हें और नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए फिरोज तुगलक ने कर बढ़ाने के स्थान पर व्यापार, कृषि एवं जागीरदार व्यवस्था को चुस्त बनाने का प्रयास किया, जिससे राजस्व में वृद्धि हो तथा सुल्तान के प्रति असंतोष भी नहीं बढ़े। सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रयासों से लोगों की आय बढ़ी, जिससे सरकार के कोष में भी धन की पर्याप्त आमदनी हुई। मुद्रा की समस्या को सुलझाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आरंभ हो गया था, परंतु पूरा नहीं हो सका था। फिरोज तुगलक ने इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। उसने छोटे छोटे मूल्य की मुद्राएं चलाईं, जिनका प्रयोग छोटे व्यवसायों में हो सकता था। फिरोज तुगलक धातु की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देता था, परंतु अधिकारियों की बेईमानी के कारण मुद्रा संबंधी सुधार में फिरोज तुगलक को विशेष सफलता नहीं मिली। अगली कड़ी में देखिए, माफी नहीं देने वालों को फिरोज तुगलक के सैनिकों ने जमकर मारा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।